हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस को, जो कि फ्रेंड्स आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बाहर में थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि आपको तो वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, रियल रिफ्लेक्शन जो होता है फ्रेंड्स, यानी कि रियल जो इमेज होता है वो किस टाइप का होता है, वो उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। हमारे आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो भी इसी टाइप का बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन रहा है कि टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बताइए फ्रेंड्स कि टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोबर्थ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इससे 4 जोड़ी पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट्स, जो टाइफाइड होता है वो किसके कारण होता है। तो टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु से होने वाला एक रोग होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, टाइफाइड की जांच किसके के द्वारा की जाती है, किस परीक्षण के द्वारा। तो विडाल परीक्षण जो होता है, विडाल टेस्ट, उसमें टाइफाइड की जांच की जाती है, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग मियादी बुखार कहते हैं, क्लियर। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, इससे प्रभावित अंग जो होता है वो होता है आंत, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है। नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला जो पादप होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उभयलिंगी स्त्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नर पुष्प यानी कि पुकेसर युक्त जो पुष्प होता है, तथा मादा पुष्प यानी कि फ्रेंड्स स्त्री केसर वाले जो पुष्प होते हैं, दोनों साथ में पाए जाते हैं और उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, उन्हें उभयलिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में जाना जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा गया। यहाँ पे इसका इंग्लिश में होना चाहिए था मोनोइसियस, ठीक है। मोनोइसियस इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंगो हो गया, मक्का आता है, अंगूर होता है, ये सभी इस टाइप के जो कि कह सकते हैं इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके मैच करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि मानव खोपड़ी। मानव खोपड़ी में कुल फ्रेंड्स जो कि हम कह सकते हैं कि 29 अस्थियां होती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट का 3 के साथ मैच होगा। देखिए फर्स्ट का 3 के साथ यहाँ पे ऑप्शन सी मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कोड में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होता है, यानी आपको यहाँ पे बी का 4 के साथ मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शंस आप सी को काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर सकते हैं। और अक्सर पूछा जाता है पसलियों में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, जोड़ी भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 24 अस्थियाँ होती है, 12 जोड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी का जो कि फ्रेंड्स सी का 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी होता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। हीरा का अपवर्तनांक आपको बताना, ठीक है। इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स 2.42 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। हीरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा था कि हीरा का चमकने का कारण क्या होता है, तो टोटल इंटरनल जो कि रिफ्लेक्शन होता है, याद रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित अंगों में से किस पर प्रभाव करती है, यानी प्रभाव डालती है। आपको बताना है कि सिरोसिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसे फ्रेंड्स जो कि डिजीज जो है ये किसे अफेक्ट करती है। तो सिरोसिस जो होता है ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीवर, क्लियर फ्रेंड्स। यकृत को ये क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्ट डालता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अधिक जो शराब पीते हैं, शराब पीने वाले जो लोग होते हैं, उनको सिरोसिस होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि रुमेन खालिस्तान का एक हिस्सा है। रुमेन जो होता है वो किसका एक हिस्सा है, तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है स्टोमच का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। पेट का एक हिस्सा होता है स्टोमच का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि पानी में वायु का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है।
पानी में वायु का जो बुलबुला होता है वो किस तरह से व्यवहार करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो कि अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, यानी कि कनकेव लेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि प्रोटीन का शरीर के किस अंग में पाचन शुरू होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वो शरीर के किस भाग से स्टार्ट होता है, ये आपको पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेट, जिसको हम लोग स्टोमच कह सकते हैं, अमाशय भी कहा जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन का पाचन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन फ्रेंड्स जो स्टार्च का पाचन स्टार्ट होता है वो मुख से होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है जिसको HCl कहते हैं, और इसका कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि सी। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी दोनों इसका कार्य होता है, यानी कि यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया को मारता है जो हमारे भोजन के साथ पेट में प्रवेश करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है, जिससे मैंने आपको पिछले पार्ट में इसके बारे में बताया था, म्यूरिएटिक एसिड के नाम से इसको भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है? HCl। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस प्रकार के विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विटामिन ई को हम लोग प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल। ठीक है फ्रेंड्स, जनन शक्ति कम हो जाती है इसकी कमी के कारण, याद रखेंगे इसका जो कि फ्रेंड्स रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पाइलोरस के माध्यम से छोटी आंत में कौन से अंग खुलते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स कि पाइलोरस के माध्यम से छोटी आंत में कौन से अंग खुलते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टोमच। ठीक है फ्रेंड्स, पेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटी आंत जो होता है वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इंसुलिन क्या है, बताइए। इंसुलिन जो है फ्रेंड्स वो एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंसुलिन एक जंतु हार्मोन और एक प्रोटीन होता है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी जो कि भाग कह सकते हैं, लैंगर है इसकी बीटा कोशिका के स्रावित होता है, और ये शरीर में फ्रेंड्स ग्लूकोज के उपापचय के नियंत्रित करता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कि कौन सही तरीके से मैच नहीं करता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी यहाँ पे सही है। स्पार्टेम जो होता है एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक होता है, यानी फ्रेंड्स आर्टिफिशियल स्वीटनेस होता है। और यहाँ पे फ्रियोन के बारे में बात करें तो फ्रियोन एक प्रकार का प्रशीतक होता है जो कि रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। और नियोप्रिन, ध्यान रखिएगा, नियोप्रिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन सकता है। नियोप्रिन क्या होता है फ्रेंड्स? एक प्रकार का संश्लेषित, जो कि यहाँ पे स्वर नहीं रबर होना चाहिए था। ठीक है, संश्लेषित रबर, यहाँ पे वॉवेल से यहाँ पे लिया गया, सॉरी, यहाँ पे फ्रेंड्स रबर होना चाहिए। नियोप्रिन जो होता है वो कह सकते हैं कि हमारे द्वारा यानी कि कृत्रिम तरीके से बनाया गया एक प्रकार का रबर होता है। लेकिन फ्रेंड्स आइसोप्रीन जो होता है वो एक प्रकार का नेचुरल रबर होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप इसको सुधार कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एंटी इन्फ्लामेटरी टॉक्सिन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, बताइए कौन सा विटामिन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन के बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? आपको पता होगा, फिलोक्विनोन। ठीक है, याद रखेंगे। ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आपको ऊपर ऊपर भी याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन ए और कारण आर दिया गया, तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ठीक है, केरोसिन तेल में होता है। और कारण आर में दिया कि धातु सोडियम जो कि वायु प्रभाव होने से जल जाती है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इसमें आपको बताता हूँ इस पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, राइट आंसर क्या है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन तेल में होता है, बिल्कुल ये पॉइंट करेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम को हम लोग खुले में नहीं रख सकते हैं, वो क्या होता है कि जल जाता है वायु के संपर्क में आने से, ठीक है। यानी कहने का मतलब सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों, इसका कारण यहाँ पर भी बताया जाता है कि धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर जल जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कारण दिया गया वो कथन का जो कि अच्छे तरीके स्पष्टीकरण है, व्याख्या। तो करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या है, इस वजह से ऑप्शन सब ए को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है, ठीक है, अमलगम नहीं बनाती है, और वो धातु कौन सा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अमलगम किसके कहते हैं। अमलगम फ्रेंड्स वो होता है जो पारा किसी धातु के साथ मिलकर के, यानी कि कोई मिश्रण या फिर कोई यौगिक में अगर एक धातु पारा हो उसको हम लोग कहते हैं अमलगम। जस्ता, तांबा और मैग्नीशियम, इन सभी के साथ जो कि फ्रेंड्स पारा एक यौगिक बनाता है, लेकिन कह सकते हैं कि लोहा के साथ उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे अमलगम नहीं बनाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है, और आपको बताया फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ को तत्व के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए क्या करके देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हीरा, हीरा क्या है, हीरा एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन डी होना चाहिए। तो फर्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे एक तो सी में मिल रहा है और एक डी में मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर क्या होता है फ्रेंड्स, संगमरमर कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि फ्रेंड्स बी का फर्स्ट होना चाहिए। तो बी का फर्स्ट कहाँ पे मिल रहा है, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन डी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बालू क्या होता है, बालू को फ्रेंड्स कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि कहने का मतलब सिलिकॉन इसमें आता है। तो सी का 2 के साथ मैच होगा, तो देखिए ऑप्शन डी ही हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कौन सा तत्व जो कि प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा फ्रेंड्स जो कि सी, तांबा, ठीक है। तांबा जो है एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, खनिज क्या होता है, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव, गैस या फिर अकार्बनिक ठोस क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकार्बनिक ठोस, यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें कि और ज़्यादा डीपली बात करना चाहें, देखिए मैं आपको बता दूं कि धातु और उनके जो यौगिक होते हैं पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। खनिज होते हैं एक प्रकार के फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं और कार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं, जिसके अगर हम बात करें फ्रेंड्स एग्जाम्पल की तो आप समझ सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, तमाम तरह के और भी हैं। तो बस यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बात समझा होगा, अकार्बनिक ठोस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरिया क्या है, बताइए। यूरिया है, यूरिया के बारे में आपने कई बार देखा होगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। यूरिया एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ, यूरिया का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, NH2CONH2, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन भी आ रहा है और कार्बन भी आ रहा है, यानी कहने का मतलब एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन जो होता है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको हम लोग कहते हैं कीट संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या है, यह किसका नियम है।
तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक विभवांतर की बात की गई है और विभवांतर कह रहा है कि प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी फ्रेंड्स ये जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है यानी किसके द्वारा, तो ये आपका धारा के, तो V बराबर IR होता है कि नहीं, यानी कि अगर हम इसको लिख सकते हैं कि जो ये आपका हटेगा तो कॉन्स्टेंट के रूप में R लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका I आ गया, ठीक है, V बराबर IR और V बराबर IR किसका फ्रेंड्स, ये नियम है तो ओम्स का नियम है, ओम्स लॉ है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि फ्यूज तार किससे बनी होती है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि फ्यूज तार है जो किसका मिश्रण है। बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में ये तो पूछा ही जाता है, आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स जो फ्यूज तार होता है वो टीन और सीसा का मिश्रण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ करके ऑप्शंस को टिक कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली का खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि घर के जो बिजली का मापन किया था वो क्या होता है, वाट में मापा जाता है, वाट से, ठीक है, वाट यहाँ पे वाटेज लिखा है क्योंकि अधिक मात्रा में हो जाता है तो इसलिए वाटेज यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग फ्रेंड्स वाट को नाप करके कहते हैं कि बिजली उसकी खपत निकाली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, केवल और केवल 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो कि बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी ऊर्जा जो कि फ्रेंड्स उपयुक्त होती है ये आपको बताना है। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप उस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है, वाट और गुने फ्रेंड्स जो कि घंटा, कितने घंटे यूज़ होता है, और ये वाट गुने घंटा हो गया, इसको हम लोग फ्रेंड्स जो कि कन्वर्ट कर देते हैं 1000 से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं, क्यों, क्योंकि ये किलोवाट घंटा में चेंज हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वाट कितना था, 100 वाट था, कितना चल रहा है 10 घंटे प्रतिदिन, और इसको हम लोग किलोवाट घंटे में चेंज कर लिया, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो खपत निकलता है वो हमारे घर के जो खपत निकलता है वो किलोवाट घंटे में निकलता है। अब यहाँ पे तीनों जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, यानी कि बचा कितना, 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा को हम लोग किस रूप में जानते हैं, 1 यूनिट के रूप में जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, मोनाजाइट फ्रेंड्स किसका अयस्क है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है, आपको पेपर में कई बार आपको देखने को मिला होगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो ये थोरियम का अयस्क है, और विश्व में सबसे अधिक थोरियम जो कि भंडारण भारत में ही है, और ये केरल में सबसे अधिक मिलता है मोनाजाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकोप्लाज्म, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण खाली स्थान में हुआ था, यानी फिर सर्वप्रथम जो मानव का हृदय प्रतिरोपण हुआ था वो किस देश में हुआ था। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर 1967 में किया गया था, ये याद रखेंगे, 3 दिसंबर 1967 को, ठीक है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, वृक्क यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह जो होता है कितना होता है, बताइए। दोनों किडनी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है तो ध्यान रखेंगे। वृक्क से प्रति मिनट औसतन जो रक्त प्रवाहित होता है वो कितना होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंड्स 1200 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनीजेशन के नाम से जाना था इस पूरे प्रोसेस को, क्लियर। इसमें पूछा था कि इसमें जो फ्रेंड्स कैटलिस्ट होता है यानी कि उत्प्रेरक होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखेंगे निकेल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि आयोडीनीकृत लवण में रहता है, तो बताइए फ्रेंड्स कि आयोडीनीकृत लवण में क्या रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स पोटेशियम आयोडाइड। मैं आपको बता दूं कि व्यापारिक स्तर पर आयोडीन युक्त नमक के निर्माण में फ्रेंड्स मुख्य रूप से पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में PI लिखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का एक बहुलक है।
बताइए। किसका एक पॉलीमर है, ये आपको बताना है कि जो टेफ्लॉन होता है ये किसका एक पॉलीमर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने डेफिनेटली ऑप्शन ए को ही टिक किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है फ्रेंड्स। और ये मैं आपको बता दूं कि टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ पे किया था। यह मुख्यतः फ्रेंड्स बर्तनों पर न चिपकने वाले यानी कि न चिपकने वाले बर्तन के सतह पर लगाया जाता है कि ताकि उसमें खाना न चिपके। ठीक है, तो ये होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में 35 जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर फ्रेंड्स इससे पहले के आपने सारे पार्ट्स को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि पीडीएफ, देखिए फ्रेंड्स इसका पीडीएफ मैंने आपको 1 से लेकर के 6 पार्ट तक का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड करा था, अपने वेबसाइट पर भी प्रोवाइड करा है, और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट के थ्रू पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी का जो पीडीएफ होगा वो फ्रेंड्स 10 पार्ट कंप्लीट होने पे आपको बाकी के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।